नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक अजीब और बेचैन करने वाली सोच का संक्रमण बढ़ रहा है। यह सोच भीड़ तंत्र की सोच है, जो न कानून की सुनती है न नैतिकता की मानती है। सीधे सीधे लोकतांत्रिक समाज में ताकत का तंत्र चलाने लगती है। ऐसे कई सारे मामले आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा किरण रिजिजू। और आज हम ये बहस इसीलिए कर रहे हैं, आपने किरण रिजिजू को सुना। इस बहस की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी कि भीड़ जो है वो उसकी हिंसा की प्रवृत्ति काफी बढ़ रही है, और इस पर आज संसद में जबरदस्त बहस हुई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक पार्टियों ने इस प्रवृत्ति पर चोट तो की है, लेकिन सवाल यहां पर कई सारे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सबसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट हमारी कि आखिर भीड़ के हाथों ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा हैं, कांग्रेस के नेता सांसद रंजन जी हैं, और संघ विचारक राकेश सिन्हा जी हैं। हम आप तीनों से निवेदन यह है कि चर्चा आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे को खूब काटिएगा, खूब एक दूसरे की बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन 30-30 सेकंड, क्योंकि काफी कुछ संसद की कार्रवाई, रिजिजू जी के भाषण में वक्त आपका हमारा निकल गया है। डॉक्टर संबित पात्रा, सब ये मानते हैं एक सुर में कि जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, भीड़ को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। सवाल तीनों से एक, 30 सेकंड आपके पास, कोई नहीं रोकेगा। डॉक्टर पात्रा, आपको क्यों आखिर ये रुक नहीं रहा? देखिए, पहली बात है कि अभी हम किरण रिजिजू जी को सुन रहे थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से आंकड़ों के माध्यम से समझाया कि पहले भी किस प्रकार के आंकड़े रहे हैं, और ये किस प्रकार से पहले ज़्यादा होते थे दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे। इनके आंकड़े कैसे पहले के समय ज़्यादा थे, चाहे पहले हो रहे हों या अभी हो रहे हों, दोनों ही निंदनीय हैं। मगर मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहूँगा, खास करके कांग्रेस से, कि जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान का नाम बदलकर लिंचिस्तान कर देना चाहिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदुस्तान की माटी है, ये सदियों से, सिंस टाइम इमेमोरियल, एक साथ लेकर चलने का नाम ही हिंदुस्तान है। और आज अचानक चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह सुझाव कि हिंदुस्तान का नाम बदल दीजिए और उसे लिंचिस्तान कर दीजिए, आप बताइए क्या हम इस प्रकार से हिंदुस्तान का नाम बदल सकते हैं? दूसरी बात, मैं यहाँ अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठी हुई हैं, मैं ओवैसी जी को भी पार्लियामेंट में देख रहा था। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान रहने लायक देश अब नहीं है। आप देखिएगा, सुबह से शाम तक ये लोग पानी पी पी कर सरकार को और हम लोगों को कोसते हैं। ये लिंचिस्तान का लक्षण है? ये लिंचिस्तान में ऐसे कोस सकते हैं? नॉट इन माई नेम में जिस प्रकार इनके कार्यकर्ता सड़क पे निकल कर आए, क्या किसी को कोई खरोंच भी आया? नहीं। मगर जिस प्रकार राजेश नामक केरला में एक आरएसएस के कार्यकर्ता के हाथ, दोनों हाथों को काट दिया गया, 40 बार उसको गोदा गया चाकू से, उसके पैरों को गोद दिया गया और उसे मार दिया गया। आप बताइए, ये लिंचिस्तान के लक्षण है क्या? ये लक्षण क्या ठीक है? जिस प्रकार केरल में संबित जी आगे और मौका देंगे, अंदर मार दिया गया। आपको और वक्त देंगे संबित जी, क्योंकि अतुल अंजान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, स्वागत आपका भी। लेकिन संबित जी, आपने जवाब नहीं दिया। हमने कहा था एक सवाल हम ये कर लेते हैं, चर्चा तो आगे पूरे घंटे भर रहेगी, कि आखिर ये भीड़ द्वारा मारपीट, हत्याएं रुक क्यों नहीं? रंजीत जी, क्या लगता है आप? राजनीति बाद में, पहले इस सवाल का निजी तौर पर ही आप जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी में कितने सालों से इस तरह की घटनाएं हुई या होंगी। अभी मैं होम मिनिस्टर साहब का भी सुन रही थी और वह पार्लियामेंट के अंदर भी बैठी हुई थी। सवाल ये है कि आप उसका उत्तर दें कि 3 साल में लगातार जो भीड़ तंत्र के द्वारा उपद्रव ही नहीं मचाया जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मासूमों की हत्याएं हो रही है, उस पर कोई अंकुश लगेगा कि नहीं? उसके लिए कोई कानून बनेगा कि नहीं? ये अजीब सी बात है। बार बार जब बॉम्ब लिंचिंग की बात आती है, आप केरल का उदाहरण देने रहते हैं। मैं मानती हूँ वहाँ भी हुआ, गलत हुआ, लेकिन ये क्या वजह है कि सरकार वहाँ तो डीजी, आईजी, पुलिस
उनके सारे मिनिस्टर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में होता है, अगर हरियाणा में होता है, जहां इनकी सरकार है, वहां इस तरह की घटनाएं होती है तो उसको कह दिया जाता है कि भाई ये स्टेट का मैटर है। ये दोहरी नीति से ये महसूस होता है कि आपकी नीयत में खोट है। एक तरफ प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। आज बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था। मैं कहती हूँ मेरे पास एक समाधान है। आप किसानों की गायें जो यूजलेस हो जाती हैं उनके लिए एक मंत्रालय बना दो, उनके अन्न का आप इंतजाम कर लो। सारे किसान वहां पे गांव को जमा कर देंगे। आप चमड़ा उद्योग को बंद कर दें, आप पूरे देश को शाकाहारी बना दें, लेकिन बशर्ते कि सरकार जो बेरोजगार कुछ करोड़ लोग होंगे, आपके लिए तो बहुत कम होंगे क्योंकि आप तो ऑलरेडी रोजगार दे रहे हैं, तो उनके रोजगार का इंतजाम कर ले। किसानों के जो घाटा होगा, जो पहले दूध गाय देती है, फिर हाँ उसको हिंदू किसान ही बेचते हैं, तो पहले उनका इंतजाम कर दीजिए। उसके बाद ठीक है। आप जो भी आपको करना है रंजीत जी, गाय गौ रक्षा के नाम पर वो आप कर दे। ठीक है, कम से कम आपने सुझाव दिया, लेकिन बात जब आपने शुरू की थी तो आप भी वही राजनीति कर रही थी, जवाब आप नहीं दे रही थी। राकेश जी, अतुल जी, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन हमें यहां पर रुकना होगा बस कुछ ही देर के लिए। हमारे देश में भीड़ द्वारा बहुत सारी हत्याएं हुई और संसद में इसमें जमकर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी अब से कुछ देर पहले बोले। अतुल जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हम कोशिश यह है कि इस सेगमेंट में भी कम से कम 30-30 सेकंड राकेश जी और आप अपनी बात रख लें कि आखिर ये भीड़ द्वारा हत्या रुक क्यों नहीं रही, और उसके बाद हम एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश, मैं इतना मानता हूँ कि चाहे विचार के नाम पर हो या गाय को सामने रखकर हो या किसी को दलित बनाकर हो, जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है भीड़ के द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर, इस पर पूरे देश में एक सहमति बने। क्योंकि अगर सहमति नहीं बनेगी और इसको हम विचारधारा की लड़ाई में लड़ते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग गाय के नाम पर लिंचिंग करते हैं, उनको जैसे ही आप विचारधारा का चश्मा देते हैं, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव हो, वो हम बैठ कर बात कर सकते हैं। जैसे सार्वजनिक तौर पर उन्हें एक वैचारिक स्टेटस दे देते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को एक वैधानिकता मिल जाती है। केरल की लिंचिंग की बात की मैं अंतिम बात समाप्त करूँगा। वहाँ विचार के नाम पर मारा जा रहा है और भीड़ तंत्र मार रही है यहाँ पर। और एक बात, जो लिंचिस्तान की बात कही, मैं उनको कहता हूँ कैसा ना करें। अमेरिका के कार्ल ओलिवर, जो मिसिसिपी का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, उसने फेसबुक पर लिखा लिंचिंग करना चाहिए। ब्राजील में 176 लिंचिंग पिछले साल हुई, लेकिन वहाँ किसी ने नहीं कहा लिंचिस्तान दो। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, भारत की परंपरा नहीं रही है। हम अपनी वास्तविकता पर लौटें और राजनीतिक लड़ाई ना लड़ें इस पर। अनजान साहब, क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ इस सरकार में नहीं, इस सरकार से पहले भी एक राज्य में नहीं, तमाम राज्यों में भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है और हम इसे रोकने में नाकाम हैं? क्यों? अब कई राज्यों में होगी, इतिहास नहीं, लेकिन देश के दहशत के माहौल में जीने पर मजबूर किया जा रहा है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि धर्म की बुनियाद पर हत्याएं हो रही हैं, लिंच किया जा रहा है, लोगों को घसीट कर मारा जा रहा है। सारी दुनिया उस वीडियोग्राफी को देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उन सब का धर्म एक ही है, उन सब का धर्म एक है। सहमत बनाई जाए, किस बात की सहमत बनाई जाए? सहमत तो सीआरपीसी और आईपीसी पर है, और अगर इस पर सहमत नहीं है और संविधान पर सहमत नहीं है तो बदल डालो, संविधान भी बदल डालो, सीआरपीसी भी बदल डालो, आईपीसी। लेकिन आज की तारीख में इसी सीआरपीसी पर, इसी आईपीसी की बुनियाद पर जो कातिल हैं उन्हें 6 महीने के अंदर अगर आपने सजा देकर दिखाया, तब तो मालूम पड़ेगा कि विधान और संविधान की हिफाजत करने वाले लोग बरसरे इख्तिदार हैं, सत्ता पर बैठे हैं। और अगर वो नहीं है तो फिर ये लिंचिस्तान भी होगा, धर्मिस्तान भी होगा, जिसको जो मर्जी आए आप कहते जाइए, रुकेगा नहीं। मार दो हिंदुस्तान की 5000 साल की संस्कृति को धर्म की दुहाई पर। कल मुझे भी मार देना, क्योंकि मैंने इस तरह के विचार रखे हैं, मुझे भी मार देना। राकेश जी के लोग और हमारे संबित पात्रा जी के लोग, श्री राजनाथ सिंह जी के लोग,
मोदी ऐसी जी बात के अभी लोग अभी 2 दिन पहले आरएसएस का सिलसिला केरल में मार दिया गया है। आपकी सोच संवेदना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने अखलाक का समर्थन नहीं किया, किसी ने जुनैद के हत्यारों का समर्थन नहीं किया, और आप केरल में हत्यारों का समर्थन करोगे? आप मरे हुए लोगों को यही आप सभी को राकेश जी, सब्बित जी, आपके अतुल जी, अनजान साहब एक सेकंड सर, मुख्यमंत्री जुनैद के घर अनजान साहब सर, मुख्यमंत्री सर हो गई बात, घर क्यों नहीं जाते? अनजान साहब हो गई बात, आपने अपनी बात रख दी, जो है वो वहां क्यों नहीं जाते? रामगढ़ में जिस आदमी को मार ठीक है, दिया, एक सेकंड अनजान साहब, हमारे लिंचिंग मत करिए, शाब्दिक लिंचिंग मत वहां करिए। केरल में जो मारे जाते हैं उनके घर मुख्यमंत्री जाते हैं, उनके घर शाब्दिक आईटी लिंचिंग जाते तो हैं, मत करिए, उनके घर अभी में शांति से पार्टियां सुन जाती लीजिए, हैं। एंकर साहब जो कुछ लोग कह रहे केरल हैं। में ये कर रहे हैं वह गुनहगार हैं। अनजान साहब, एक कानून की सेकंड सर। निगाह में उनके खिलाफ इतनी बातें आप बोल गए। याद आया उनको वो उनके गुनाह। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, और जब लौट कर आएंगे तो अतुल कुमार अंजान ने भय और आतंक का माहौल देश में बताया। सीधा सवाल डॉक्टर संबित पात्रा से कि क्या वाकई बीजेपी ये मानती है, सरकार ये मानती है कि हां ऐसा है? हमारे देश में भीड़ द्वारा हत्याओं का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ हैं, लेकिन संसद में आज इस पर बहस हुई और इसी के बाद हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंचिंग की निंदा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। भारत माता को गाली बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी किरण रिजिजू ने कहा, लेकिन राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वो लिंचिंग को रोकें, भीड़ द्वारा हत्या को रोकें। कोई नहीं कर सकता लिंचिंग का समर्थन। ये तमाम बातें बस अब से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कही है, और 5 राज्यों ने कानून भी नहीं बनाया लिंचिंग पर, भीड़ द्वारा हिंसा पर, हत्या पर। किरण रिजिजू ने ये कहा। लेकिन इस चर्चा में हमने सबको मौका दिया कि आप सब बताएं कि ये लिंचिंग, ये भीड़ द्वारा हत्याएं रुक क्यों नहीं रही। सबने अपनी बात रखी। अतुल कुमार अंजान जी ने एक सवाल उठा दिया कि देश में भय और आतंक का माहौल है। संबित जी, ये सरकार, आपकी सरकार, इससे पहले की सरकार, कांग्रेस की सरकार, केरल की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार, कहीं भी देश में अगर एक भी बेकसूर भीड़ के हाथों मारा जाता है, आज 2 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल बाद, तो ये आप और हमें सबको सोचना चाहिए, आप और हम सब के लिए बड़ी गंभीर स्थिति है। क्या आपको लगता है कि वाकई कोई स्थिति ऐसी बननी चाहिए? संबित जी, सवाल हमारा लंबा हो रहा है, और क्या वाकई भय और आतंक का माहौल है जैसा अतुल जी ने कहा? देखिए सैयद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एक भी व्यक्ति किसी भी राज्य में किसी भी समय मारा जाता है तो ये निंदनीय है, ये उचित नहीं है, और इसी की भत्सना प्रधानमंत्री जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार किया है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के माध्यम से कहना कि पूरे देश में भय और आतंक का माहौल बन गया है, हिंदुस्तान में लोग आज सेफ नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम फैलाने के बराबर है। आप बताइए, यहाँ जनता जनार्दन है, अगर भय और आतंक का माहौल है तो क्या 325 सीट अभी 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में जनता किसी एक पार्टी को देगी, वह भी उस पार्टी को जिसके ऊपर भय और आतंक फैलाने का एलिगेशन लगा रही है ऑपोजिशन। दूसरी बात, सिलेक्टिविज्म का आलम देखिए, बिल्कुल सही कहा, एक भी व्यक्ति नहीं मारा जाना चाहिए, मगर कांग्रेस 1984 में 3000 सिखों को सड़क पे जिंदा जला दिया गया। उस समय किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा कि एक नया कानून आना चाहिए और 6 महीने के अंदर उन लोगों को जेल में फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जिन लोगों ने सिखों को जिंदा जला दिया। आज कह रहे हैं कि बिल्कुल अभी एक कानून लेके आइए, कानून तो मौजूद है। दूसरी बात है, अभी अतुल अंजान साहब ने कहा कि धर्म के आधार पर, धर्म के बुनियाद पर यह सब हो रहा है। मैं अतुल जी से हाथ जोड़कर कहूंगा कि इसको धार्मिक विषय नहीं बनाइए। कोई आतंकवादी होता है तो यही अतुल अंजान साहब पहले कहते हैं कि नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, मगर लिंचिंग होता है तो आप कहते हैं ये तो हिंदू धर्म की गड़बड़ी है, ये हिंदू धर्म के आधार पर हिंदू लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, हिंदुओं को ऐसे अपमानित और बदनाम करने की साजिश अतुल अंजान जी और लेफ्ट के लोग ना करें। तीसरी बड़ी बात मैं कहूंगा, आप देखिए साजिश किस प्रकार से होता है। अभी अतुल अंजान जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर जो लिंचिंग करते हैं उनको सजा होनी चाहिए। मैं सहमत हूं। 6 महीने क्यों, मैं तो कहता हूं कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए 6 घंटे के अंदर उन लोगों को सजा हो जानी चाहिए। मगर ये वही लोग हैं जो 20 साल के बाद जब याकूब मेमन को फांसी की सजा चढ़ रही थी तो ये कह रहे थे अरे बड़ा जल्दी फांसी की सजा दे दिया, इसको फांसी इसलिए दे दिया क्योंकि ये तो मुसलमान है, रात को 12 बजे आप कोर्ट खोलिए। अंजान जी जवाब दे दीजिए, कई सारे सवाल संबित जी ने आपके लिए दे दिए हैं।
संबित जी सबको मौका मिल जाए। रंजीत जी आ रहे हैं आपके पास भी, क्योंकि अतुल जी से सीधे सवाल किए हैं संबित जी ने। देखिए, मैं तो ये जवाब देना चाहता हूं अपने छोटे भाई श्री डॉक्टर संबित पात्रा जी को, कि सवाल आपने बहुत उठाए, लेकिन मैं आपसे ये कहूं बड़े अदब के साथ कि धर्म की बुनियाद पर ही तो ढूंढ करके जुनैद को मारा, धर्म की बुनियाद पर ही तो खुलेआम रामगढ़ में घसीट घसीट कर मारा, धर्म की बुनियाद पर तो पहलू खान को मारा। और क्या सिलेक्टिविज्म है ये सिलेक्टिविज्म का यही नया तरीका है। और मैं आपसे कह रहा हूं, हिंदू धर्म को मैं बदनाम नहीं कर रहा, हिंदू धर्म बड़ा ही विशाल और सहृदय है, इसके अंदर बड़ी बड़ी सीमाएं भी हैं और बड़ी अतिशयोक्ति अगर कहा जाए कि किसी को ये गंगा जमुनी तहजीब के अंदर है। तो यहां जो है, मैं आपसे बता दूं हिंदू धर्म का अर्थ क्या है, ये भी बता दूं। हिंदू धर्म में नास्तिक भी है, आस्तिक भी है। हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं की पूजा करके भी हिंदू है, और हिंदू जो है नास्तिक होकर भी हिंदू है, और हिंदू जो है हिंदू धर्म के अंदर किसी देवी देवता को नहीं मानो, सिर्फ एक सूर्य को मारकर जल चढ़ा करके भी हिंदू है। तो इसकी विशालता के बारे में समझिए। सनातन और वैष्णवों के बारे में चक्कर में मैं इस बहस में नहीं आना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि केरल में जो हो रहा है, वहां पर कोई एक मुस्लिम को मारा जा रहा है, कोई हिंदू को मारने वाले भी वही है। ये धंधा बंद होना चाहिए। मैं इसकी बात कहता हूं, ये बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक आधार पर मत कीजिए, लेकिन आप केरल में जो हो रहा है वो राजनीतिक आधार पर हो रहा है, बाकी जगह जो लिंचिंग हो रही है वो धार्मिक आधार पर हो रही है। ठीक है अतुल जी, बंद करना चाहिए। अतुल जी संबित जी जरूर, संबित जी से कहना अतुल जी बस हो गया सर, चर्चा जरूर करें, मैं उनकी बात हो गया सर। बहुत अच्छी आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की हिंदू धर्म की। अतुल जी 15 दिन देर होना। अतुल जी एक सेकंड सर, आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की, लेकिन एक अच्छा सवाल भी उठा दिया कि ये होना नहीं चाहिए। संबित जी आप जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अतुल जी ने आपसे भी सवाल पूछे हैं, लेकिन राकेश जी और रंजीत जी भी हमारे साथ हैं। रंजीत जी, क्या आपको लगता है कि वाकई डर और भय का माहौल है, और वो सरकार की कुछ कमी है कि सरकार की वजह से सरकार चाहे तो ऐसा माहौल रोक सकती है? बिल्कुल। देखिए, अभी ये संबित जी 84 के दंगों की बात कर रहे थे। आप ब्रूटल मेजॉरिटी में है, आप उनको सजा दिलाइए, आपको कौन रोक रहा है? जो भी उसमें दोषी है निश्चित तौर से उसको सजा होनी चाहिए। आज जो होम मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, आप उनके जवाब में देखें कि आखिर जवाब में क्या था। कानून बन रहा है क्या? प्रधानमंत्री केरल भी जाएंगे? जहां जहां पे क्या जुनैद के घर यहाँ से कोई गया है? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये वो लोग हैं कि आप उनके अगर स्पीकर को देखेंगे, जो फर्स्ट स्पीकर स्पीच दी, उन्होंने पूरे मुद्दे को ही डाइवर्ट कर दिया। कहाँ पे मॉब लिंचन का मुद्दा चल रहा है, वो कहाँ पे गरीब और अमीर को लेकर आ गए। ये वो लोग हैं जो मुद्दे को भटकाने के लिए, आप आम की बात पर चर्चा चाह रहे हो तो ये कटहल के मैदान में आपको लेकर चले जाते हैं। तो मुद्दा फिर वहीं पर आ रहा है कि आज जो निश्चित तौर से भय की स्थिति है, मैं पूछती हूँ कि जुनैद ठीक है मुसलमान था, शायद उसका यही दोष था। अगर दो हिंदू होते और उसकी एक की हत्या हुई होती तो क्या विक्टिम के भाई के बात को सबूत मानते, या अपराधी के साथ जो खड़ा था उसको सबूत मानते? आज ये बात क्यों आ रही है कि सीट के लिए झगड़ा हुआ या बीफ के लिए झगड़ा हुआ? निश्चित तौर से सीट के लिए झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद उसको जो कमेंट किए गए कि ये गाय खाने वाले लोग हैं, मुद्दा वो आता है। देखिए, भीड़ तंत्र आखिर भड़क क्यों रहा है? जिसने मारा, मैं कहूंगी वो कम दोषी है, लेकिन जो ये चला रहा है, जो इस हिंसा को भड़का रहा है, ठीक है, जो इस रंजीत जी भड़का रहा है, रंजीत जी बड़ा सबसे बड़ा अपराधी नहीं है। आपने भी सवाल किया, ठीक है क्यों नहीं तय? रंजीत जी एक सेकंड मैम, संबित जी, अतुल जी, रंजीत जी दोनों के सवालों के आपको जवाब देने हैं। नहीं बिल्कुल नहीं 10 सेकंड नहीं, पूरा 1 मिनट आप लीजिएगा, क्योंकि प्रोफेसर सिन्हा भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी शामिल कर लें, फिर आप ही का नंबर जी। राकेश जी बहुत शुक्रिया। संबित जी, राकेश जी, एक बात तो महत्वपूर्ण इसमें हमारी चर्चा में आई है कि आखिर कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी तरह से उसे मारा जा रहा हो, लेकिन क्या आपको यह लग रहा है सर कि वाकई कोई ऐसा माहौल है कि जहां सीट को लेकर झगड़ा धर्म में परिवर्तित हो जाता है, जहां गाय ले जाने वाला मुसलमान ही पकड़ा जाता है? क्या ऐसा है, या ये सिर्फ भीड़ है जो हिंदू मुसलमान से ईसाई कुछ नहीं देखती, सिर्फ अपना काम करती? देखिए, जब अपराधी अपना काम करता है और काम करते वक्त वो किन बातों का सहारा लेता है, यदि उसको हम मापदंड बना देंगे तो उस अपराधी को हम श्रेष्ठता प्रदान कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने सीट के लिए झगड़ा किया और झगड़ा करते समय लगा उसको मारना था, तो उसने उसको क्या उलाहना दिया? धर्म की उलाहना दिया,
दाढ़ी की दिया, टोपी की दिया या टीका का दिया, क्या इसको हम आधार बनाएंगे? जांच होते समय उसको अपराधी बनाकर जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, इस पर जोर देना। एक बात मैं कहना चाहता अतुल जी, हम कितना बटे हुए हैं। 1999 में जयकृष्णन को 6ठी क्लास के बच्चों के सामने आपकी पार्टी सीपीएम, आप सीपीआई के हैं लेकिन उसके लेफ्ट फ्रंट में हैं, जाकर 6ठी क्लास के बच्चों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या हमने कहा? हमने इसको कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाते हुए सरकार से अपील की, गुंडों को पकड़ो। आप बता दें 7 साल का बच्चा, उसका नाम क्या है मालूम है? ईटी कार्तिक। 1 जून 2016 में हिंदू का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, हिंदू, और उस हिंदू ने रिपोर्ट में दिया उसके पिताजी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के थे, चाचा सीपीएम के थे, इसलिए पिताजी को मारने गए। पिताजी का नाम ई राहुल था, ई राहुल नहीं मिला तो कार्तिक को मार मार कर अस्पताल भेज दिया। 7 साल। और मास्टर, देखिए अतुल जी, आपने जो भाषण दिया धर्म के आधार, धर्म की व्याख्या की, मुझे अच्छा लगा कि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस एजेंडे पर आ रही है जिस एजेंडे पर इसको लाने के लिए हम 1925 से कोशिश कर रहे हैं। कम से कम हिंदू धर्म की विशालता को आपने स्वीकार किया। तो एक छोटी सी बात और स्वीकार कर लीजिए, यदि अलकायदा का काम धर्म का नहीं है, यदि आईएसआईएस का काम धर्म का नहीं है, तो जो भी व्यक्ति हत्या करने जाता है उसको अपराधी पहले मानिए, बाद के जांच के दायरे में देखिए कि उसने किस किस चीज का सहारा लिया, फिर उसके धर्म, जाति, पंथ, भाषा सबका उपयोग करना हो। लेकिन यदि आप धर्म, जाति, पंथ से शुरू करेंगे तो आप हिंदुस्तान का ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा नुकसान पहले से पहुंचाती रही है। ठीक है अतुल जी, आपका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन संबित जी, आप पहले संबित जी से सवाल पूछ चुके हैं, तो संबित जी के पास आते हैं। नहीं, एक सेकंड, अतुल सर एक सेकंड। संबित जी, क्या हम यही बहस करते रहे? सवाल पूछा बिल्कुल संबित जी, क्या हम यही बहस करते रहे? एक सवाल हमारा भी है संबित जी, छोटा सा हमारा भी सवाल जोड़ लीजिए, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। क्या हम यही बहस करते रहे संबित जी, जो किरण रिजिजू ने आंकड़े रख दिए कि इस सरकार में इतने मरे, इस सरकार में ये हुआ, उस सरकार में वो हुआ, अभी तक ये हो रहा है। प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि ये गलत है, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी गौरक्षा के नाम पर, उसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो क्या प्रधानमंत्री तक की बात का असर इन गुंडे हम कह देते हैं चलिए, या अपराधी कह देते हैं, या भीड़ कह देते हैं, में क्यों नहीं है संबित जी? अतुल जी की बात का जवाब देते हुए इस बात का जवाब देता जी। चूंकि अतुल जी ने भी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी ये पूछा और जुनैद के विषय को यहां लेकर आए और कहा कि जुनैद को जिन लोगों ने आक्रमण किया, जिस व्यक्ति ने आक्रमण किया, उसको उसने धर्म के साथ जोड़कर दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर, खाने की व्यवस्था के ऊपर कमेंट करते हुए मारा। गलत बात, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही, सजा होनी चाहिए उस व्यक्ति को, सजा होगी भी। मगर आप कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने धर्म के आधार पर माना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दायी है। देखिए, अगर हिंदू क्रिमिनल होता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दायी है क्या? उसी लॉजिक के आधार पर अगर आतंकवादी घटना कोई इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट करता है तो क्या कांग्रेस दायी थी? क्या इस प्रकार का लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी सिखा रही थी, ऐसा आप क्यों बता रहे हैं? ये भ्रम मत फैलाइए। दूसरी बात, जहां तक आपका प्रश्न है सईद साहब, जो आतंक कर रहे हैं या जो लोग अन्याय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का असर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वो, देखिए प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में राज्य सरकारों को कहा कि कानून को अपना काम हर जगह करना चाहिए और इसी का नतीजा रहा है। आप देखिए, कानून व्यवस्था बहुत सख्ती के साथ हर राज्य में पालन हो रहा है। मगर मैं एक बड़ी बात यहां कहना चाहूंगा, एक सीट शेयरिंग वाले विषय पर ऐसी घटना घटती है जो नहीं घटना चाहिए। एक अलग विषय को लेकर अखलाक 2015 में जब हमारी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो घटना घटती है जो निंदनीय है। मगर अब तक आप संसद को ठप कर रहे हैं ये कहकर कि अखलाक का भी जो जिम्मेदारी है, संबित जी, क्योंकि हमें ब्रेक लेना है छोटा सा, यहाँ पर नहीं फैलानी चाहिए। ब्रेक लेना है। रंजीत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, जैसे ही लौट कर आते हैं तो राकेश सिन्हा जी के तमाम सवालों के जवाब लेंगे अतुल कुमार अंजान से। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हम हैं। अतुल जी, राकेश जी को आप जवाब देना चाह रहे थे, कम शब्दों में सर, समय खत्म हो रहा है, रंजीत जी की बात भी सुन लेंगे अंत में। देखिए, राकेश जी निरंतर एक ही बात की रट लगाते हैं, केरल केरल केरल। केरल के एक जिले का ये घटना है और वो कोई धर्म का आधार नहीं है, राजनीतिक हिंसा है और एक ही धर्म के लोग हैं, को आप मत दीजिए। लेकिन ये जो सारी घटनाएं हैं वो गलत है। मैं उस केरल की घटना की निंदा करता हूं, उसे समाप्त होना चाहिए। निंदा तो दुनिया कर रही है, निंदा से काम नहीं चलेगा। आप सीपीएम की भर्त्सना कीजिए, ही नहीं है, आप सीपीएम की भर्त्सना कीजिए।
अरे मैं आपसे बोला नहीं आपके बीच में, नहीं, आप ये बच के निकल रहे हैं, निंदा करता है, क्या निंदा करता हूं? क्या करेंगे आप? क्या हमने अखलाक की निंदा नहीं किया क्या? हमने जुनैद के हत्यारों की निंदा नहीं की क्या? आप लोग तो वह जुनैद, कोई भी हिंदू किसी मुस्लिम को मारेगा तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगा। ये कौन सा न्यूटन का सिद्धांत लेकर आप आए हैं? किस कार्ल मार्क्स का, लेनिन और स्टालिन का सिद्धांत लेकर आप? हमें आप दोनों को, अतुल जी, राकेश जी, दोनों को रोकना पड़ रहा है। रंजीत जी, क्षमा, आपसे बात नहीं हो पाई। अतुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। संबित जी, राकेश जी, इस चर्चा को हमें यहीं खत्म करना होगा, लेकिन एक बात तो रही कि सबने एक सुर में यह माना कि भीड़ द्वारा हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई भी बेकसूर भीड़ के हाथों मारा नहीं जाना चाहिए। देखते रहिए आज तक।